तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। जी हाँ, इंसान का तंदुरुस्त रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासकर आजकल की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में जहाँ इंसान के पास अपने शरीर के लिए समय नहीं है, वहाँ तंदुरुस्त रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। द न्यूज़ नाउ का ये हेल्थ शो और इसमें हम बात करेंगे हमारे डॉक्टर्स के साथ और आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है अंकुर मैत्रिका के एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंचल कोतवाल हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अंचल जी, प्रोग्राम में स्वागत है। जी हेलो। और प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैंने कहा कि तंदुरुस्त रहना एक चैलेंज है और ख़ासकर आज जिस हिसाब से इंसान बिज़ी है, अपने लिए तो वक्त ही नहीं है किसी के पास और ऐसे में वक्त निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यूरोलॉजी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आजकल के दौर में हम देखते हैं बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं यूरोलॉजी को लेकर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि अंकुर मैत्रिका में क्या कुछ है यूरोलॉजी को लेकर। देखिए, जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अंकुर मैत्रिका मैंने ज्वाइन किया है एज ए यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड फ्यूचर में किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। जी। अंकुर मैत्रिका मैंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है इन द लास्ट 5-6 डेज, जैसे कि 1 अप्रैल से ज्वाइन किया है। यहाँ पे राउंड द क्लॉक यूरोलॉजी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, यूरोफ्लोमेट्री अवेलेबल है, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स अवेलेबल हैं, सारे डायग्नोस्टिक चीज़ें, इनवर्ड फैसिलिटीज़ हैं, ओपीडी फैसिलिटीज़ हैं। तो ले दे के यूरोलॉजी का पूरा सेटअप है इसमें जी। और हम फ्यूचर में अभी किडनी ट्रांसप्लांट का भी अप्लाई करने वाले हैं। सो किसी भी पेशेंट को अगर यूरोलॉजी का कोई भी प्रॉब्लम है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ द डे, किसी भी टाइम वो अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल में आ सकते हैं, क्योंकि आई एम टेकिंग केयर ऑफ द यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एज ए होल 24/7। सो कोई भी दिक्कत है यूरोलॉजी के रिलेटेड तो कोई भी आ सकता है, टाइम इज़ नॉट द क्राइटेरिया। अच्छा, आजकल हम देखें तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है हर किसी के पास और ख़ासकर लोग प्रेफर करते हैं जम्मू से बाहर जाना और ख़ासकर यूरोलॉजी का मैंने देखा है कि पंजाब वगैरह में बहुत ज़्यादा कल्चर है। जी जी। और हमने देखा है कि डिस्टेंस कम होने की वजह से लोग ज़्यादा ट्रैवल भी करते हैं, जाते भी हैं और उनको ऐसा लगता है कि शायद जम्मू में ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। आपसे जानना चाहूँगा क्या डिफरेंस है पंजाब और जम्मू में? डिफरेंस जो है पंजाब और जम्मू में सिर्फ एक ही चीज़ का है, वो है पब्लिसिटी का। क्योंकि मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में काम किया हुआ है, मैंने अकाई हॉस्पिटल लुधियाना में काम किया, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं काफ़ी जगहों पे काम करके आ चुका हूँ। उनका सिर्फ ये है कि उनकी जो पब्लिसिटी है वो बहुत एग्रेसिव है जी। उनकी, वहाँ के लोग यहाँ पे आके ओपीडी करते हैं, मीडिया कैंपेन्स करते हैं। फैसिलिटी वाइज देयर इज़ नो डिफरेंस, क्योंकि वहाँ पे भी जम्मू के ही डॉक्टर्स काम कर रहे हैं काफ़ी जगहों पे, काफ़ी हॉस्पिटल्स में। और पहले जो दिक्कत जम्मू में ये थी कि एक कोई अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल जम्मू में जो कि बेहतरीन केयर दे सके, हाइजीनिक केयर अकॉर्डिंग टू फुल गाइडलाइंस, वो नहीं था। छोटे मोटे नर्सिंग होम थे लेकिन एक फुल यूरोलॉजी का केयर देने वाला हॉस्पिटल नहीं था। तो अंकुर मैत्रिका में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं राउंड द क्लॉक। उनका एक फुली फंक्शनल आईसीयू है, उनकी ओपीडीज फुली मैनेज्ड हैं इन वार्ड। और आपको मैं ये बता दूं कि वो एक एनएबीएच हॉस्पिटल है जी। एनएबीएच हॉस्पिटल जम्मू में शायद 1 या 2 ही होंगे। एनएबीएच हॉस्पिटल वो होते हैं जो सर्टिफाइड होते हैं कि दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड्स। सो एक जैसा आईएसआई मार्क होता है, वैसे ही एक एक्रेडिटेशन पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, वो उन्हीं हॉस्पिटल्स को मिलता है जहाँ पे प्रॉपर स्टाफ हो, पेशेंट स्टाफ रेशियो और पूरे प्रोटोकॉल्स जो फॉलो होते हैं। सो अंकुर मैत्रिका इज एनएबीएच हॉस्पिटल और वहाँ पे यूरोलॉजी की सारी फैसिलिटीज़ आज की डेट में राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं। डॉक्टर अंचल, मशरूमिंग हो गई है हॉस्पिटल्स की, नर्सिंग होम्स की, आजकल तो छोटे एक एक कमरे में भी नर्सिंग होम्स वगैरह जो है वो चल रहे हैं। तो ऐसे में एक प्रोफेशनल सेटअप होना कितना ज़रूरी है और ख़ासकर मरीज़ के लिए, पेशेंट के लिए ये कितना ख़तरनाक होता है कि बस ऐसे ही कहीं भी किसी भी जगह पे कोई सेटअप लगा के जो है वो आप नर्सिंग होम वगैरह। आपने बड़े रेलेवेंट क्वेश्चन ये पूछा है। देखिए, जम्मू में नहीं, खाली हर जगह पे मशरूमिंग ऑफ सेटअप्स हुआ है। 2-2 कमरे के हॉस्पिटल हैं जहाँ पे अगर पेशेंट को कोई दिक्कत हो जाए तो वहाँ पे आईसीयू भी नहीं होता शिफ्ट करने के लिए। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर पेशेंट को कुछ होता तो देन दे हैव टू शिफ्ट द पेशेंट टू सम हायर फैसिलिटी जी। सो पेशेंट को भी ये ध्यान देना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि उसको भी उसी सेटअप में जाना चाहिए जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। देखिए, 100 में से 90 पेशेंट तो आपके विदाउट एनी प्रॉब्लम निकल जाते हैं, लेकिन जिन 10 में प्रॉब्लम होती है उन 10
प्रॉब्लम्स के लिए क्या वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ हैं कि अगर दिक्कत आए तो वो हैंडल हो सकती है या नहीं। सो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अंकुर मैत्री का ऐसा सेटअप है कि जहाँ पे कोई भी इमरजेंसी किसी भी टाइम हैंडल हो सकती है, क्योंकि आईसीयू है, उनकी इमेजिंग है, सिटी स्कैन्स हैं, उनके पास राउंड द क्लॉक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और आईसीयू मैनेजमेंट उनकी बहुत अच्छी है। सो ये अब लोगों को ही देखना है कि हेल्थ सबसे ऊपर रखनी है या बाकी क्राइटेरिया। अच्छा, थोड़ा सा यूरोलॉजी की तरफ हम आते हैं। बेसिक प्रॉब्लम्स की बात हम करें यूरोलॉजी में, सबसे पहले यूरोलॉजी में क्या कुछ आता है इंसान के शरीर में, अगर हम देखें? देखिए, यूरोलॉजी का एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो यूरिन जहाँ से आता है दैट इज यूरोलॉजी। सो किडनीज से फिर नीचे जब यूरिन जाता है तो दैट इज यूरेटस जी। फिर पेशाब का थैला जिसको हम कहते हैं ब्लैडर, वो आता है, देन प्रोस्टेट आता है, एंड इसमें मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और इसका कोई एज ग्रुप नहीं है यूरोलॉजी का। कुछ लोग सोचते हैं कि आप बूढ़े हो रहे हैं तो अब यूरोलॉजी की प्रॉब्लम आएगी, वैसा नहीं है। राइट फ्रॉम बर्थ टिल यूर 90 यूरोलॉजी की प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें भी रुकी हुई किडनीज होती हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड सिस्टम्स होते हैं। जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो, बल्कि मैं बता रहा हूँ ना, 0 से लेके, और प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है वो यंग लोगों में भी होती है, प्रोस्टेटाइटिस जिसको हम कहते हैं, यूरिन ना आना, यूरिन की दिक्कत, देन फिर पेशाब के थैले का ट्यूमर, गुर्दे का ट्यूमर। 0 to 90 ईयर्स कोई भी पेशेंट, किसी भी एज ग्रुप का पेशेंट यूरोलॉजी प्रॉब्लम को लेके प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, आप बहुत सारे पेशेंट्स को देखते होंगे। जम्मू कश्मीर में स्पेसिफिकली कौन सी कॉमन डिजीज हैं यूरोलॉजी के रिलेटेड? देखिए, कुछ डिजीजेज जो होती हैं वो हर जगह कॉमन होती हैं ऑल ओवर इंडिया। जैसे प्रोस्टेट है, जैसे आप बूढ़े होते हैं, जैसे एज यू ग्रो अप तो प्रोस्टेट आपको होना ही होना है, रिस्पेक्टिव ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन। जम्मू इज ए स्टोन बेल्ट, यहाँ पे किडनी स्टोन्स बहुत कॉमन है। सो मेन जो यहाँ पे दिक्कत है दैट इज किडनी स्टोन्स, और स्मोकर्स भी काफ़ी लोग हैं। सो ब्लैडर ट्यूमर जो है जिसकी वजह से यूरिन में ब्लड आता है, सो ब्लैडर ट्यूमर एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे, और लोग थोड़े अनअवेयर हैं। पेशाब में जब पहली बार खून आता है तो वो दिखाते नहीं है डॉक्टर्स को, सालों साल खून चलता रहता है, और जब वो प्रेजेंट करते हैं तो फिर वो डिजीज़ पूरी फैल चुकी होती है, इनक्योरेबल होती है। सो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां हैं यूरोलॉजी की, वो है एक तो स्टोन, दिस इज स्टोन बेल्ट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट, नॉर्थ इंडिया में स्टोन बहुत है, और दूसरा है ब्लैडर ट्यूमर, ब्लैडर कैंसर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम स्टोन्स की बात करते हैं। अब लेमेन्स लैंग्वेज में देखें तो स्टोन मीन्स पत्थर। पत्थर तो कोई खाता नहीं है, और अंदर शरीर में पत्थर हो जाते हैं। तो रीज़न क्या है पत्थर होने का, और सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर हम अवॉइड कर सकें कि ना बने, तो वो कैसे हो सकता है? देखिए, पत्थर होने के मेनली 2 कॉज होते हैं। एक तो वो जो हमारे कंट्रोल में है, एक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जेनेटिक कॉज है, या किसी की किडनीज कैल्शियम और ऑक्सलेट ज़्यादा फिल्टर करती हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो उनको, कुछ लोगों को ना स्टोन बनने की एक टेंडेंसी होती है, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो डाइटरी हैबिट्स हैं उन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो अवॉइडेबल फैक्टर्स हैं। जैसे कि नॉन वेज हम काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, तो उसको भी एक रैशनल करना है कि कितना, थोड़ा अवॉइड, कम करना चाहिए, बंद तो कर नहीं सकते। और कुछ डाइट्स होती हैं, जैसे हम सॉल्ट काफ़ी लेते हैं, तो सॉल्ट हमें इनटेक ओवरऑल कम करना चाहिए। और इन सबसे बड़ा जो ट्रीटमेंट है वो फ्री का है, दैट इज़ आपको एडिक्वेट अमाउंट में पानी लेना है। क्योंकि अगर स्टोन, छोटी छोटी रेत बन भी रही है तो उसको जैसे आप पानी लेंगे तो फ्लश आउट होती रहेगी, तो वहाँ पे एक्यूमुलेट होगी नहीं। और दूसरी एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को कुछ स्टोन बनता है, तो वो स्टोन अगर हम निकालते हैं जब सर्जरी करके, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एवरी टाइम वी रिमूव ए स्टोन ना, तो हमें उसका एक एनालिसिस करना चाहिए लेबोरेटरी में, तो हमें पता चलता है कि स्टोन कौन से टाइप का है। क्योंकि 12 टाइप्स के स्टोन होते हैं मेनली, और हर डाइट से अलग अलग टाइप के स्टोन बनते हैं। सो अगर हमें बेसिकली पता चल जाए कि किस टाइप का स्टोन है, कुछ एग्जॉटिक स्टोन है, अलग सा स्टोन है, तो हमें वो चीज़ें, उन चीज़ों का इनटेक हम अवॉइड या बंद कर सकते हैं। तो वही मैंने बोला कि अवॉइडेबल फैक्टर्स और नॉन अवॉइडेबल। अवॉइडेबल फैक्टर्स पे हमारा कंट्रोल है, उसमें हमें मेनली फोकस करना है अपनी हाइड्रेशन पे जी, और फोकस करना है कि हम क्या ले रहे हैं, कौन सी डाइट। इसमें मेनली ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स वी हैव टू अवॉइड, सॉल्ट का इंटेक कम करना है, और नमक कम, वही नमक हो गया, सॉल्ट। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि हेल्दी किडनीज क्या होती हैं, और हेल्दी किडनीज रखने के लिए बेस्ट क्या है?
देखिए, हेल्दी किडनीज वो होती हैं जो अपना काम पूरे तरीके से कर रही हैं, ब्लड फिल्टर कर रही हैं और आपको डेली लाइफ जीने में मदद कर रही हैं, वो हेल्दी किडनीज है जी। गुड वेल फंक्शनिंग किडनीज। और हेल्दी किडनीज के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, जो भी लेना है डाइट एक बैलेंस डाइट लेनी है। ये नहीं कि आप एक तरफ चले गए तो चलते गए, पानी 8 लीटर पिया तो डेली पीते गए, वो नहीं है। बैलेंस डाइट, गुड हाइड्रेशन, कंट्रोल ऑफ वेट, जो आपका वेट है उसको कंट्रोल करना है और ध्यान रखना कि आपको बीपी या शुगर जैसी दिक्कत ना हो, क्योंकि डाइट के अलावा जो नेक्स्ट दुश्मन है किडनीज का वो है डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड बीपी। सो एक हेल्थ कॉन्शियस आदमी होना चाहिए जो सुबह जॉगिंग पे जाता हो और स्ट्रेस कम लेना है विद लेस सॉल्ट इनटेक। तो ये चीज़ें हैं जो ये आपकी किडनीज को एक अच्छी स्टेट में रखेंगी। अल्कोहल इंटेक से अक्सर कहते हैं कि किडनीज खराब होती हैं, तो क्या ये मिथ है या सच है? देखिए, अल्कोहल इंटेक से तो खाली किडनीज नहीं, काफ़ी कुछ डैमेज होता है। तो इसमें भी काफ़ी अल्कोहल से ये होता है कि आपकी ओवरऑल बॉडी डैमेज हो रही है ना, लिवर डैमेज हो रहा है, किडनी। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमें स्टोन हो गया था, हमने बियर पी ली तो स्टोन फ्लश आउट हो गया। तो बियर से अच्छा आप अगर 1 लीटर बियर पी रहे हैं तो 2 लीटर पानी भी उतना ही काम करेगा जितना 1 लीटर बियर। तो ये मिथ है कि इससे कोई वो पत्थर निकलता है? इससे मिथ होता क्या है कि जब आप ड्रिंक लेते हैं तो उससे एकदम यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो आपको लगता है कि यूरिन बार बार आ रहा है तो शायद स्टोन फ्लश आउट हो जाएगा। वही काम आपका पानी भी कर सकता है। अच्छा, हाइड्रेटेड रहना आप कहते हैं, तो नॉर्मल इनटेक क्या रहना चाहिए रेगुलर रूटीन? हाँ, रूटीन इनटेक ऐसी होनी चाहिए कि आपको आपका जो यूरिन आ रहा है ना, दैट शुड बी क्लियर, मतलब कि पानी की तरह सफ़ेद यूरिन आना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप अपना इनटेक, सर्दियों में 2-2.5 लीटर तो मिनिमम, समर्स में 3-4-5, क्योंकि समर्स में पसीना आता है, आपका डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो उसका जो क्लिनिकल पैरामीटर है वो ये है कि यूरिन साफ आना चाहिए। जब आपका यूरिन क्लियर है, वाइटिश है, तो आपको लगना चाहिए कि आई एम टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स एंड मेरी किडनीज काम कर रही है। अच्छा, पिछले लगभग 1-1.5 साल से हम देखें तो एक रिवाज निकला डिटॉक्स का, तो क्या ये डिटॉक्स होना कुछ है, लॉजिकली सही है या फिर? डिटॉक्स एक सोशल मीडिया टर्म है, बुक्स में इतना कुछ है नहीं है। सो डिटॉक्स तब होना चाहिए ना जब आप टॉक्सिक हो चुके हो, जब आपके अंदर टॉक्सिन्स है। आप हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, गुड लाइफस्टाइल, तो दैट इज। अब डिटॉक्स तो बड़ा एक मॉडर्न सा कॉन्सेप्ट आ गया सोशल मीडिया में। ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है डिटॉक्स। डिटॉक्स मीन्स कि आपको अपनी डेली रूटीन अच्छी तरह फॉलो करनी है, एडिक्वेट बैलेंस डाइट लेनी है, हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, अपने ब्लैडर हैबिट्स को कंट्रोल में रखना है और टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहना है, जैसे स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, मान लीजिए जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो आम तौर पर हमने देखा है कि प्रोस्टेट के बहुत केसेस रहते हैं और ख़ासकर यंग एज में प्रोस्टेट वगैरह होना। अब कोई ये पूछे कि प्रोस्टेट डायग्नोज कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, तो वो थोड़ा सा आप बताएंगे? देखिए, जो प्रोस्टेट आप बोल रहे हैं ना यंग एज में, देखिए प्रोस्टेट तो जब बच्चा पैदा होता है ना, एवरी मेल हैज़ ए प्रोस्टेट जी। तो प्रोस्टेट की जो दिक्कतें आती हैं वो 2 एज ग्रुप्स में आती हैं, एक अबव 50 और एक बिलो 50। बिलो 50 की प्रॉब्लम कुछ अलग है, अबव 50 की अलग है। बिलो 50 में क्या होता है कि प्रोस्टेट में ना कंजेशन हो जाती है, वो बड़ा नहीं होता, खाली कंजेशन होती है, उसकी वजह से जलन पैदा होती है, पेशाब में रुकावट आती है। तो इसका एक टोटल अलग ट्रीटमेंट है। ये उन लोगों में देखा जाता है जिनको थोड़ी एंजाइटी ज़्यादा है, स्ट्रेस में रहते हैं। दूसरा जो मेन दिक्कत है प्रोस्टेट की, दैट स्टार्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 50। उसमें प्रोस्टेट आपका ना एनलार्ज होना शुरू होता है। सो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक ब्लैडर के नीचे एक ऑर्गन होता है जहाँ से आपका ना यूरिन पास होता है। सो जैसे एज के साथ एज यू ग्रो फ्रॉम 50 to 60, 60 to 70, प्रोस्टेट ग्रो हो जाता है और अंदर का जो यूरिन का जो रास्ता है उसको वो टाइट कर लेता है। उससे फिर आपको यूरिन में दिक्कत आना शुरू होती है, स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, बार बार पेशाब जाना या पेशाब रुक जाना। सो ये 2 सबसेट ऑफ पेशेंट्स है, 50 से नीचे अलग है और 50 से ऊपर रियल चैलेंज स्टार्ट होती है। और प्रोस्टेट के लिए भी देखो, प्रोस्टेट होना सबको है जी। अब आप उसको कैसे कम या उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, उसमें भी मैंने बताया कि आपको एक तो वेट कंट्रोल करना है, ओबेसिटी से बचना है और हेल्दी डाइट रखनी है, हाइड्रेशन अच्छी और एक बैलेंस्ड आपको डाइट लेनी है। सो बैलेंस्ड डाइट विद गुड एक्सरसाइजेस आपकी काफ़ी दिक्कतें एज फार एज प्रोस्टेट इज कंसर्न वो कंट्रोल में रख सकता है। गाल स्टोन्स बहुत कॉमन है,
उसका क्या रीज़न रहता है? सर गॉल स्टोन यूरोलॉजी में नहीं आता है, ओके सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल सर्जरी। ओके, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि जैसे आपने कहा कि पेशाब के साथ खून का आना और वो फिर ट्यूमर्स वगैरह बनता है, तो ये भी आपने कहा कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो इसकी केयर नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेट आते हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब ये रीज़न क्या होता है? देखिए, जो यूरिनरी ट्रैक्ट के जो ट्यूमर हैं उनका जो मेन कॉज है दैट इज स्मोकिंग। ओके, स्मोकिंग इज़ द नंबर 1 कॉज, चाहे वो किडनी का कैंसर हो या फिर पेशाब के मसाने का कैंसर हो, तो स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज। इस जो ये ट्यूमर है इसके कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। क्यों? क्योंकि हम डेली पेशाब करते हैं जी, तो अगर ये ट्यूमर बन रहा है तो आपको ना यूरिन में ब्लड आएगा, सो अर्ली डिटेक्शन है। काफ़ी ट्यूमर पेट में ऐसे होते हैं जो डिटेक्ट नहीं हो पाते लेट स्टेज तक, लेकिन ब्लैडर ट्यूमर्स और किडनी के ट्यूमर्स काफ़ी बार हम देखते हैं कि वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकते हैं। क्यों? जैसे ही आपको कोई दिक्कत लग रही है, कोई दर्द हो रही है या पेशाब में खून आ रहा है, तो आपको तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। लोग अवॉइड कर लेते हैं कि चलो मैंने कुछ खाना खा लिया, वो गर्म खाना था, बोलते हैं गर्मी हो गई है, मैंने कुछ 2-3 दिन नॉनवेज खा लिया तो मुझे खून आया, फिर बंद हो गया तो मैं बैठा रहा, तब तक ट्यूमर अपना काम करता रहता है। तो ये कितना सीरियस होता है इसको अवॉइड करना या ट्यूमर की फॉर्मेशन? देखिए, एनी ट्यूमर इज़ वेरी डेंजरस, लेकिन ट्यूमर अगर अर्ली स्टेज में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ब्लैडर ट्यूमर्स हैं, अर्ली स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, तो जब वो प्रेजेंट करते हैं और हम उनका टेक केयर कर लेते हैं, व्हेन वी रिमूव दैट पार्ट ऑफ द व्हेन वी रिमूव द ट्यूमर, जी, तो उसके बाद इट इज़ ऑलमोस्ट क्यूरेबल। सो इट इज़ वन ऑफ द बेटर ट्यूमर्स टू हैव, क्योंकि पकड़ में जल्दी आता है। जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब देखें तो बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि रात को बहुत ज़्यादा यूरिन वगैरह आता है, बाथरूम बार बार जाना पड़ता है, वो क्या इश्यूज होते हैं? हाँ सर, उसमें जो ये चीज़ है इसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। रात को बार बार जाना इसको नॉक्चूरिया कहते हैं। सो इसके बहुत सारे कॉज होते हैं, कुछ मेडिकल कॉज भी होते हैं, और प्रोस्टेट मेल्स में जो अबव द एज ऑफ 50 हैं उनमें मेन कॉज है प्रोस्टेट का बढ़ना। जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो ब्लैडर को भी इरिटेट करता है, तो उससे एक सेंसेशन आती है कि मुझे बार बार यूरिन जाना है जी। और अगर हम प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट कर लें, मैं सर्जिकल नहीं बोल रहा खाली, आज की डेट में तो प्रोस्टेट की सर्जरीज का जो रेट है वो दैट हैज़ डिक्रीज्ड बाई मोर देन 80%, क्योंकि हमारे पास ऐसी दवाइयाँ, ऐसे ड्रग्स अवेलेबल हैं कि जिनसे प्रोस्टेट की आप 80% प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व विद मेडिसिन ओनली। तो जो बार बार रात को जाते हैं उनको भी कंसल्ट कर लेना चाहिए यूरोलॉजिस्ट से, तो उसका फुल अवेलेबल मतलब ट्रीटमेंट इज ऑलमोस्ट 100% ट्रीटमेंट। पीडियाट्रिक यूरोलॉजी आप देखते हैं, बच्चों में कितने इश्यूज हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और खासकर जो लाइफस्टाइल में बदलाव आया है बच्चों के, आजकल बहुत सारे बच्चे इंडोर हो गए हैं, मोबाइल्स वगैरह पे बिजी हैं, आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, बल्कि मैं कहूँगा ख़त्म हो गई है, तो कितना इफेक्ट रहा है उसका? नहीं, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं यूरोलॉजी की, वो पैदाइशी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जन्म से होती हैं, लेकिन पकड़ में कभी कभी लेट आती हैं, कभी 5 साल 7 साल 10 साल में। उसमें जो मेनली रुकावटें रहती, जो दिक्कतें रहती हैं वो रुकावट की रहती है। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे किडनी है, किडनी और किडनी के नीचे एक यूरेटर होता है जो किडनी की पाइप है जी। तो हो सकता है किडनी और किडनी की पाइप के बीच में ब्लॉकेज हो, तो ये बनता है, पैदाइशी होता है, लेकिन पकड़ में लेट आता है। सो बच्चों की जो मेन दिक्कतें हैं वो रुकावट वाली दिक्कतें हैं। रुकावट यहाँ पे हो सकती है, पेशाब के थैले के नीचे हो सकती है, जिसको हम यूरेथ्रल वाल्व कहते हैं जी। लाइफस्टाइल से कुछ खास लेना देना नहीं है बच्चों की डिजीज का, मोस्टली कॉन्जेनिटल हैं, मीन्स कि पहले से हैं, पकड़ में बाद में आती हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा देखें तो बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं। नेचुरली हमारे ये प्रोग्राम बहुत सारे बच्चे भी देख रहे होंगे, हमने देखा है कि बच्चे जो टिफ़िन के साथ वाटर बॉटल कैरी करते हैं स्कूल में, बस वही पानी वो पीते हैं। जी। उसकी कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा लीटर या आधा लीटर उससे भी कम है, तो वो कितना सीरियस है और बच्चों को कितना पानी पीना चाहिए? हाँ, आपने जो बच्चों की अब से बात की ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा इसके बाद जी। एक तो 80% जो बच्चे हैं दे रिमेन इन ए स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन, वो पानी पीते ही नहीं। आपने कभी देखा होगा बच्चे गिलास लेके पानी पी रहे हो, कभी नहीं पीते वो। सो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि 10 साल पहले बच्चों में स्टोन बहुत कम था जी। अब बच्चे भी हमने अभी 1 महीना पहले 5 साल का बच्चा भी स्टोन का ऑपरेट किया है मैंने, एक 1.5 साल का बच्चा भी मैंने किडनी स्टोन का ऑपरेट किया है। 1.5 साल का बच्चा भी, उसकी भी यही है कि बच्चे पानी भी नहीं पीते। हो सकता है उसमें कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम भी हो पैदाइशी, लेकिन 4-5 साल के बच्चों में आजकल किडनी स्टोन बनना बहुत कॉमन हो गया है। टेंडेंसी फैमिलियल हो सकती है, लेकिन पानी नहीं ले रहे तो उसके वजह से वो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं स्टोन, और स्टोन बन रहे हैं।
और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे जंक फूड खा रहे हैं आजकल, उसमें ओबेसिटी आ रही है। जंक फूड से स्टोन बहुत बनता है। लैक ऑफ वाटर एंड ओबेसिटी, मोटापा जी। तो ये एक मेन कारण है इसका स्टोन बनने का। और जो मैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ऐड करना चाहता हूँ, आजकल बच्चे क्या करते हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है यूरिन करने का जी। तो वो ना यूरिन होल्ड करके रखते हैं। उससे क्या हो जाता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ब्लैडर जो पेशाब का थैला है वो फूल जाता है। जब वो फूल जाता है तो पेशाब के थैले की ताकत कम हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फिर क्या होता है कि वो पेशाब अंदर रुकना शुरू हो जाता है, तो फिर इसको कहते हैं हम पुअर ब्लैडर ट्रेनिंग। इससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इवन की किडनीज फेल होती हैं इससे। क्यों? पेशाब जमा हो रहा है अंदर, वो प्रेशर डाल रहा है, वो किडनीज में जा रहा है और अल्टीमेटली पेशाब का थैला बिल्कुल बैठ जाता है, वो पेशाब बाहर आ नहीं पाता, प्रेशर डेवलप होता है और किडनीज फेल होती हैं। सो प्रॉपर ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे अगर बैठे हुए टीवी देख रहे हैं और आपको लगता है कि वो नहीं जाना चाहते, तो आपको ना उनको प्रॉम्प्ट करना है, भाई जाओ यूरिन करके आओ, जाओ यूरिन करके आओ। यूरिन होल्डिंग इज़ ए वेरी बैड प्रॉब्लम। यूरिन होल्ड नहीं करना, ये अडल्ट्स के लिए भी मैं बता रहा हूँ और बच्चों के लिए भी। जैसे ही आपको सेंसेशन आती है, यू शुड गो। तो जितने भी पेरेंट्स ये सुन रहे हैं तो बच्चों पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि यूरिन रोकना अच्छी बात नहीं। उससे क्या होता है कि आपने नोट किया होगा कि बच्चे टीवी देख रहे थे, पता नहीं चला यूरिन लीक हो गया। जी। क्यों? फुल हो गया ना ब्लैडर। तो वैसे आहिस्ता आहिस्ता ब्लैडर वीक होना शुरू हो जाता है। और ये कंप्लेंट्स तो रात के समय भी रहती है बच्चों की। बेड वेटिंग। हाँ, बेड वेटिंग का वो क्या इशू होता है? बेड वेटिंग के भी दो कारण है। एक तो पुअर टॉयलेट ट्रेनिंग जो मैंने बोली जी। और दूसरा क्या होता है कि कुछ बच्चों के ना रात को ब्लैडर थोड़े एक तो यूरिन ज्यादा बनता है कुछ बच्चों के रात को, तो उसकी वजह से बेड वेटिंग होती है। और दूसरा होता है कि कुछ बच्चों के जो ब्लैडर होते हैं रात को नींद में भी एक्टिव रहते हैं। जी। एक्टिव रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे यूरिन जमा हो जाता है वो होल्ड नहीं कर पाता, लीक हो जाता है। तो उसके भी रेमेडियल मेजर्स हैं, मेडिसिन भी हैं हमारे पास और हम उनको ना एक एडवाइस करते हैं कि कैसे क्या करना है। लाइक अगर आप बच्चा मोस्टली बच्चे रात को ना 2-3 बजे के आसपास यूरिन निकल जाता है उनको, एंड ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये 7 साल के बच्चों में कम से कम 15-20% बच्चों में पाई जाती है एंड टिल द एज ऑफ 15 1% में होती है। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में ठीक हो जाता है। इसमें ये करना होता है कि रात को एक तो पानी कम देना बच्चों को। देखिए बच्चे नॉर्मली 10 बजे सोते हैं जी। और पेरेंट्स 12-1 बजे। तो जब बच्चे 10 बजे सोते हैं तो आपने 12-1 बजे जब आप सो रहे हैं तो एक बार उठ के बच्चे को टॉयलेट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर बच्चे को आदत हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फिर वो लीक होना बंद हो जाता है एज दे ग्रो अप। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के अंतिम लम्हों में हम दाखिल हो चुके हैं। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बेस्ट एक्सरसाइज क्या रहेगी ताकि यूरोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज ना हो, जैसे पानी का इनटेक और बाकी चीज़ें? देखिए फ़हीम जी, इसमें कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं है। आप कोई भी एक्सरसाइज करिए, एरोबिक्स अच्छी होती हैं, जॉगिंग, वॉकिंग। आपको वेट कंट्रोल करना है जी। वेट कंट्रोल करना है और एडिक्वेट आपका फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी होनी चाहिए। दैट इज ऑल। आप एरोबिक्स करिए, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, एनी एक्सरसाइज विल डू जब तक आपका वेट कंट्रोल में और आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है। अच्छा, हाइड्रेशन अच्छी होनी जी। पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए अंकुर मैत्रिका में आप कितने बजे से लेकर कितने समय तक अवेलेबल रहते हैं और आपकी ओपीडी का टाइमिंग्स क्या है? दूसरा, कौन कौन सी सर्जरीज वगैरह के लिए आपके पास सेटअप अवेलेबल है, वो जानना चाहूँगा। जी। अंकुर मैत्रिका में जो मेरा 24/7 का मेरा काम है जी। आई एम लुकिंग, जितनी भी इमरजेंसीज हैं वो सब हैंडल कर रहा हूँ। ओपीडी टाइमिंग है, जो इलेक्टिव पेशेंट्स आते हैं वो 9:30 to 1:30 है डेली जी, एक्सेप्ट संडेज इन अंकुर मैत्रिका। सर्जरीज के लेके हम वहाँ पे हर टाइप की सर्जरी कर रहे हैं, जैसे किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन, प्रोस्टेट की सर्जरीज और एंडोस्कोपिंग है सारी। कोई चीर फाड़ टांका वगैरह कुछ नहीं है, ऑल एंडोस्कोपिक लेजर सर्जरीज। किडनी स्टोन हो गए, यूरेटर स्टोन हो गए, ब्लैडर स्टोन हो गए, किडनी के ट्यूमर हैं, पेशाब के थैले का ट्यूमर है, इनकॉन्टिनेंस से पेशाब लीक हो रहा है, फीमेल्स का हो या मेल्स का हो। देन हमने एंड्रोलॉजी की जो सेक्सुअल मेडिसिन है उसकी भी पूरी वहाँ पे अवेलेबल है। एंड्रोलॉजी की ओपीडी में करता हूँ पूरी, कोई भी मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, मेल इनफर्टिलिटी के इश्यूज हों जी, और एनीथिंग रिलेटेड टू फुल ट्रैक्ट इवेल्युएशन, पुअर फ्लो ऑफ यूरिन है, ढंग से यूरिन नहीं आ रहा, हम खाली ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम
इवेलुएट भी कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली मैनेज भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर अंचल कोतवाल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं अंकुर मृत्तिका हॉस्पिटल के, और आपने विस्तार से इनको सुना कि यूरोलॉजी कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ जुड़ते हुए बाकी पहलुओं पे भी हमने बात की। और इसके अलावा इन्होंने ये भी जानकारी दी कि अगर यूरोलॉजी के रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं या कोई भी इशू है तो ये अंकुर मृत्तिका हॉस्पिटल में जो है वो अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जाके इनकी और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ का लाभ जो है वो ले सकते हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।